गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 की हिंदी की नमक कहानी के दूसरे पार्ट का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि सजिया जो है वो अपने भाई से नमक ले जाने के बारे में पूछती है कि क्या मैं यहाँ से लाहौर से नमक ले जा सकती हूँ भारत। तो उसका भाई विभिन्न प्रकार के तर्कों को देकर उसे ले जाने से मना करता है। तो फिर सजिया भी उसे तर्क देती है और गुस्से के कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो जाता है, अर्थात जब उसकी बहन रोने लगती है तो वो शांत हो जाता है। अगले रोज़ 2 बजे दिन को उसे भारत के लिए रवाना होना था, इसलिए सुबह से ही सारे कार्यक्रम व्यस्त थे उसके, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी पड़ी थी। सजिया को कमरे का दरवाज़ा अंदर से उसने बंद करके रखा था और सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे समेटकर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई, अर्थात उसने सारे सामानों को समेट करके अपने सूटकेस और बिस्तर बंद में रख लिया। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई थी। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें उसके एक मित्र ने कीनू और संतरे तथा माल्टे तोहफे में दिए थे, वो फल वाली टोकरी रह गई थी, और दूसरी तरफ वह रंगीन पुड़िया जिसमें नमक था। अब तक सफ़िया का गुस्सा उतर चुका था। सफ़िया जो है वह अब गुस्सा नहीं कर रही थी, उसका गुस्सा समाप्त हो चुका था। जो उसका अपने भाई पर गुस्सा आया था वह गुस्सा उसका समाप्त हो चुका था। अब उसने कहा कि यह पुड़िया ले जानी है, पर कैसे ले जाऊँ? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले जाने दिया तो मजबूरी छोड़ देंगे। अगर इसको हाथ में लेकर जाना पड़ा तो हमारी मजबूरी होगी कि हम इसको छोड़ देंगे, कहाँ तक हाथ में ले जाएंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो मैंने उस सिख बीबी से अर्थात अपनी माँ से किया था। हम अपने को सैयद कहते हैं, यानी ये मुसलमानों की एक कास्ट वर्ग होता है सैयद। वही करे कि मैं अपने आप को सैयद कहती हूँ, और सैयद जो होते हैं ऐसा माना जाता है कि ये अपने वादे के पक्के होते हैं। तो वही कहा कि हम अपने आप को अगर सैयद कहते हैं तो वादा करके हम उसे झुठला नहीं सकते। हम अपना वादा जान देकर भी पूरा करते हैं, लेकिन कैसे पूरा करें? अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला इस पुड़िया, छोटी सी पुड़िया को कौन देखेगा? लेकिन फिर सोचती कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? फिर सोचती कि नहीं, फलों की टोकरियाँ तो आते वक्त भी मैंने देखी थी कि वो लोग इधर से उधर ले आ रहे थे और ले जा रहे थे, लेकिन किसी ने उसको चेक नहीं किया था। लेकिन फिर भी यह ठीक नहीं रहेगा। उसने कीनों कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में अर्थात सबसे नीचे रखी, और उसने एक बार झाँक कर पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया, यानी किसी प्यारे व्यक्ति को कब्र में दफन कर दिया हो, उसे ऐसा महसूस हुआ। तो कुछ देर वह उकड़ू मुकड़ू बैठी उस पुड़िया को देखती रही, और वह विभिन्न प्रकार की कहानियों में खोई रही जो उसके बचपन में उसकी माँ उसको सुनाया करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान छीनकर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों और राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। कोई उसके हीरे को देख नहीं पाता था। यही बात उसकी कहानी की याद आने लगी। लेकिन उसने सोचा कि इस ज़माने में भी कोई अगर ऐसी तरकीब होती, तरकीब माने उपाय, कोई ऐसा उपाय होता तो हम भी अपना दिल चीरकर उसमें ये नमक छिपा लेते और लेकर चले जाते सरहद के उस पार। यह सोचकर उसने एक आह भरी और फिर वह कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि बिल्कुल इस तरह से उसने कीनुओं को टोकरी में भर दिया कि पुड़िया बिल्कुल छिप गई। और उसने आश्वस्त होकर हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया और टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और चद्दर ओढ़कर लेट गई। रात को तकरीबन जब 1:30 बजे तो मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त माने पेड़ सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। कभी किसी तरह से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी सुनाई देती थी और उसके बाद सन्नाटा छा जाता था। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे। उसके पिता की यहीं पर मृत्यु हुई थी, पिता की कब्र थी।
उसके भतीजे भतीजियाँ थी जो उससे बड़े मासूमियत से पूछते थे, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। उन सबके और सफ़िया के बीच में एक सरहद थी, बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था, यानी कस्टम विभाग जो आने जाने वालों और उनके सामानों को चेक करता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी, चूँकि आने कुछ समय था ऐसा कि आप इतने के अंदर नहीं आ सकती हैं, तो वही लगभग 1 साल के पहले वो आ भी नहीं सकती थी। यह भी हो सकता था कि कभी ना आ सके, क्योंकि अगर वो सही सलामत रहेगी तो आएगी, जिंदा रहेगी तो आएगी, यही उसको आशा थी। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता हुआ स्वप्न में ही दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए, यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए और हमारा वतन तो लाहौर ही है। यानी ये सिख बीबी द्वारा कथन जो था, जो कही गई बात थी, वो उसको याद आने लगी। फिर दिखा एक पाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नर्म सुंदर हवा, उस हवा में रची हुई मौलसरी की खुशबू। मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे दो इंसान जो सिर झुकाए चुपचाप और उदास थे। तुम तो कल चली जाओगी, हाँ, अब कब आओगी मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। ये सफ़िया जो है वो स्वप्न में ही बातें कर रही थी। 2 इंसान का मतलब हो सकता है उसके माता पिता रहे। अचानक उसकी आंखें खुली, शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते वक्त उसका हाथ कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे कीनू जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। यानी पाकिस्तान के लोग ऐसे मानते थे कि ये जो कीनू है ये भारत और पाकिस्तान की दोस्ती का एक सुंदर सा तोहफा है। सफ़िया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली का मतलब दिल्ली, उसको आना था सफ़िया को, इसलिए दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने उसको दे रखा था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफार्म पर टहल रहा था, और वह सफ़िया जो है अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनों की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानते हैं कि इस टोकरी में उसने क्या छिपा करके रखा है। उसकी छिपाई हुई वस्तु को कोई दूसरा नहीं जानता। लेकिन जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई। झिरझिरी का मतलब होता है कि उसको एक घबराहट सी कह सकते हैं कि उसको घबराहट हुई, ठीक है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नमक की पुड़िया वहाँ पकड़ ली जाए। इसीलिए यहाँ लेखिका कह रही है कि उसको एक झिरझिरी सी हुई और उसने अचानक फैसला लिया कि हम ये जो नमक ले जा रहे हैं ये चोरी का नहीं बल्कि एक मोहब्बत का तोहफा है, इसीलिए हम इसे चोरी से नहीं ले जाएंगे बल्कि कस्टम वालों को दिखा कर ले जाएंगे। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और अपने बैग में रख लिया, जिसमें उसका पासपोर्ट और पैसे आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अधिकारी यानी अफसर या अधिकारी की तरफ बढ़ी और ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी। ज़्यादातर मेज़ें का मतलब लगभग सभी यात्रियों के सामान चेक हो चुके थे और सभी जा चुके थे, अधिकारी भी और यात्री भी। अब यात्री अपनी ट्रेन में बैठ चुके थे और अधिकारी भी, चूँकि सबका सारा सामान चेक कर चुके थे इसलिए वो भी जा चुके थे। एक दो पर इक्का दुक्का सामान केवल रखा हुआ था। एक साहब वही सामान के पास खड़े थे जो दुबले पतले थे और खिचड़ी बाल का मतलब कुछ बाल सफ़ेद और कुछ बाल पके हुए, आँखों पर ऐनक लगाए हुए थे, वर्दी पहने हुए थे और वह वर्दी उन पर कुछ जच नहीं रही थी। सफ़िया कुछ हिचकिचा कर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भरकर सफ़िया को गौर से देखा और बोले, फरमाइए।
उनके लहजे ने सफ़िया की हिम्मत बढ़ा दी। यानी जिस तरह से उस अफसर ने सफ़िया से बात की, उसे लगा कि हाँ, हम इससे बात कर सकते हैं, इसके अंदर रहमदिली और मानवता है। आप यानी हकला रहे सफ़िया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, उसने उस अधिकारी से पूछा। उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। और सफ़िया के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उस अधिकारी ने कहा, कस्टम अधिकारी ने, कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन आपको देखने से तो ऐसा मालूम होता है कि आप भी दिल्ली की रहने वाली हैं, आप उसी तरफ की हैं। अपने अजीज़ों से मिलने आई होगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। फिर मतलब चूँकि एक अधिकारी से बात कर रही थी और उसको नमक भी ले जाना था, इसलिए शायद कुछ घबराहट उसके अंदर थी, इसलिए हकला रही थी। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफ़िया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और अपने हैंडबैग से नमक की पुड़िया को निकालकर उनके सामने रख दिया। फिर धीरे से रुककर उन्हें वो सारी बातें बता दी जो उसने सिख बीबी से बातें की थी। और इस तरह से सफ़िया की बातों को सुनकर उस कस्टम अधिकारी ने उस पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाया। जब सफ़िया पूरी बात बता चुकी, तब उन्होंने पुड़िया को, कस्टम अधिकारी जो थे, उन्होंने पुड़िया को उठाया और उसको अच्छी तरह से लपेटा और उसे लपेट करके स्वयं सफ़िया के हैंडबैग में रख दिया। और वह हैंडबैग सफ़िया को देते हुए बोले कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। अर्थात उन्होंने उस नमक पर कोई एक्शन नहीं लिया और कहा कि ये तो मोहब्बत का तोहफा है, कानून हैरान रह जाता है का मतलब है कि इस पर कानून का कोई पहरा नहीं हो सकता। और इस तरह से जब सफ़िया वहाँ से चलने लगी तो वे भी उसके सम्मान में खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। जामा मस्जिद दिल्ली में है, उन्होंने कहा कि उसको मेरा सलाम कहिएगा। और उन खातून को भी, खातून का मतलब होता है महिलाएं, लेडीज़, जिन्होंने इस वतन से, यानी अपने वतन लाहौर से ये नमक या मोहब्बत का तोहफा मंगवाया, उनको भी मेरा सलाम कह दीजिएगा, क्योंकि दिल्ली मेरा वतन है। और बाकी सब रफ्ता रफ्ता का मतलब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सफ़िया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफार्म पर आ गई और वह कस्टम अधिकारी जो था वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। प्लेटफार्म पर उसके बहुत से दोस्त और रिश्तेदार भी उसको हसरत भरी नज़रों से और बहते आंसुओं से ठंडी सांसें लेकर अपने भिजे हुए ओंठों के बीच से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। कहने का मतलब है कि सबकी आंखें उस समय नम थीं सफ़िया को विदा करते समय, और ट्रेन जो है जिस पर सफ़िया बैठी थी वह अपने सरहद अर्थात भारत और पाकिस्तान की सरहद की तरफ बढ़ चली। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। अटारी एक स्थान था, रेलवे स्टेशन है, जहाँ से भारत और पाकिस्तान के पुलिस अधिकारी चेंज होते हैं, बदलते हैं। तो वहाँ से पाकिस्तानी पुलिस उतर जाती है और हिंदुस्तानी पुलिस उस पर सवार हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया, यह कोई देख कर पता भी नहीं सकता था। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले भाग को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।